बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी रोज़ाना तेल लेकर दादाजी के कमरे में जाती। मैं पूछता तो कहती कि दादाजी की टांगों को तकलीफ़ होती है, उनकी टांगों पर लगाना है। मैं खुश हो जाता कि मेरी बीवी अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक दिन दादाजी के कमरे के पास से गुजरा तो बीवी की हल्की हल्की चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जब कमरे में देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी दादाजी के घुटनों पर तेल नहीं लगा रही थी, बल्कि दादाजी मेरी बीवी के साथ। मेरी बीवी शहला कमरे में पानी रखना भूल गई थी और वो खुद तेल लेकर दादाजी के कमरे में चली गई थी, क्योंकि वो रोज़ रात को दादाजी के पैरों पर तेल लगाकर आया करती थी। मजबूरन मुझे ही उठकर पानी लेने के लिए फ्रिज तक जाना पड़ा। मैं जब भी एक दफ़ा बिस्तर पर लेट जाता तो दोबारा उठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। मैं दिल ही दिल में शहला पर गुस्सा होते हुए जब कमरे से निकलकर दादाजी के कमरे के बाहर से गुजरने लगा तो मुझे शहला की हल्की हल्की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। शहला की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे फ़ौरन ही दादाजी की फ़िक्र हुई कि कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बीवी तो दादाजी के बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। ज़ीरो बल्ब की रोशनी में शहला का चमकता चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। दादाजी शहला के पास ही खड़े हुए थे और उनकी कमर मेरी तरफ थी। वो मुझे पूरी तरह कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जितना मंजर मुझे नज़र आ रहा था मेरे लिए तो वही देखना बहुत मुश्किल हो गया था। शहला के मुंह से हल्की हल्की सी चीख निकल रही थी, जिससे वो दबाने की कोशिश कर रही थी, और दादाजी कह रहे थे कि बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी खुशी हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद हासिल होने वाली खुशी हर तकलीफ़ भुला देती है। शहला दबी दबी आवाज़ में कह रही थी कि अब उसके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। वो 2 साल से बर्दाश्त कर रही है और सब्र कर रही है। वो दादाजी से कह रही थी कि पता नहीं उसका नसीब ऐसा क्यों है। उसे मेरे आने का खौफ भी सवार था। दादाजी उसे कह रहे थे कि उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है, लेकिन वो शहला की खुशी की खातिर फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादाजी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अभी तक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था और वहीं से उन दोनों को देख रहा था। दादाजी के दोनों हाथ मुझे तेल से भरे हुए नज़र आ रहे थे। दादाजी साथ साथ शहला को अपनी जवानी के दिनों के किस्से भी सुना रहे थे, और शहला आंखें बंद किए लेटी सब सुन रही थी। दादाजी से शायद सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए बात करते हुए उनका सांस मुझे फूला हुआ महसूस हो रहा था। शहला ने दोनों हाथों से चारपाई के दोनों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। मौसम बहुत गर्म था और दादाजी के कमरे में तो ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। दादाजी बात करते करते बार बार सांस लेने के लिए रुकते और फिर अपना काम शुरू कर देते, साथ साथ बातें भी। शहला का जिस्म बुरी तरह मचल रहा था। वो बार बार अपने पैरों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। वो हमेशा से ही बहुत नाजुक मिजाज थी। वो धान पान सी थी और उसके लिए किसी भी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उसके मुंह से वक्फे वक्फे से चीख निकल रही थी। दादाजी और शहला को रात की पहर यूं एक साथ देखकर मेरा सांस रुक रहा था। शहला तकलीफ़ के बावजूद भी दादाजी से कहती जा रही थी कि वो खुशियों को पाने के लिए हर तकलीफ़ सह सकती है, और दादाजी ये सुनकर उसे तसल्ली देने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे उसके लिए ये दर्द सहना बहुत मुश्किल हो गया है। थोड़ी ही देर में वो उखड़ती हुई सांसों में दादाजी से कह रही थी कि रात बहुत हो गई है, अब आप भी आराम करें, मैं भी कमरे में जाती हूँ। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैं सवेरे से ही जाग रही हूँ, अब बहुत थक गई हूँ। इतनी उम्र में भी आपके अंदर आपके पोते से ज़्यादा ताकत है, आपको थकन नहीं होती। शहला की इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। दादाजी शहला से कह रहे थे कि तुमसे किसने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तो मैं पूरी तरह जवान हूँ, तुम बूढ़ी हो गई हो।
लेकिन मैं अभी तक जवान ही हूँ। जबकि उनका सांस धुंकने की तरह चल रहा था। मुझे दादाजी पर बड़ा शदीद गुस्सा आने लगा। शैला तो उम्र की उस हिस्से में थी जहाँ सही और गलत का फैसला करना मुश्किल होता है, लेकिन दादाजी को पता नहीं क्या हो गया था। जो कुछ दादाजी उसके साथ कर रहे थे वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन इतना तो मैं जान गया था कि दादाजी शैला के साथ ये सब ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे, बल्कि शैला भी यही चाहती है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे दादाजी मेरी बीवी के साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और मेरी बीवी भी पूरी तरह रजामंद है। वो तो छोटे बच्चों की तरह खुशी खुशी दादाजी के साथ मौजूद थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो दादाजी मुझे देखकर चौंक उठे और फौरन ही पीछे हट गए। हाथ में पकड़ी तेल की बोतल उन्होंने एक कोने में रख दी थी। शैला को भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो जल्दी से चारपाई से उठ खड़ी हो गई थी और फौरन दादाजी के पीछे छुपने लगी थी। वो दोनों मुझसे नज़रें चुराने लगे। मैंने गुस्से से शैला से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शैला की जान ले लूँ। दादाजी की तरफ तो मैंने नज़र उठा कर भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस वक्त अपने दादा से कोई सवाल करता। अब तो मुझे समझ आ रहा था कि मेरी बीवी दादाजी की खिदमत करने आती है, लेकिन वो तो दादाजी से अपनी ही खिदमत करवा रही थी, और ख़िदमत भी ऐसी कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जो कुछ मुझे शैला ने बताया वो सुनकर मेरा गुस्से से खून खौल उठा। मेरी बीवी और दादाजी ने मिलकर तमाम हदें पार कर दी थी। मेरी और शैला की शादी को 2 साल हो चुके थे और हम दोनों एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैला एक बहुत ही नेक और ख्याल रखने वाली लड़की थी। वो इस कदर हसीन थी कि जो भी उसे देखता पलक झपक ना भूल जाता। उसकी कमर से नीचे तक लहराते बाल और बड़ी भूरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थीं। शैला का ताल्लुक़ हमारे साथ वाले गांव से था। उसने आते ही हमारा घर पूरी तरह संभाल लिया था। हमारे घर में अब तक सिर्फ मैं और मेरे दादा ही थे, और एक औरत के आ जाने से घर में रौनक आ गई थी। और ऐसा लगता था कि जैसे ये पहले मकान था और शैला के आने के बाद घर बन गया। मेरी और शैला की शादी पर सबसे ज़्यादा मेरे दादाजी खुश थे। दादाजी शैला के आगे पीछे घूमते रहते और उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश मुझसे पहले ही पूरी कर देते। और कभी कभी दादाजी खुद बच्चा बनकर शैला से फरमाइश करने लगते। वो भी दादाजी का बहुत ख्याल रखती थी। जब से शादी होकर वो मेरे घर आई थी, दादाजी ने ज़मीनों का रुख करना भी छोड़ दिया था। वो सारा वक्त उसके साथ घर में ही होते। मैं अक्सर उनको तंग करने के लिए कहता कि अब आपको ज़मीनों से ज़्यादा शैला से मोहब्बत हो गई है, तो वो मुस्कुराकर मेरी बात का जवाब देकर कहते कि वाकई उन्हें शैला से बहुत मोहब्बत हो गई है। मैं खुश था क्योंकि मेरे घर में रिवायती सास नंदों जैसे झगड़े नहीं थे, बल्कि मेरे दादा और शैला के बीच तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जिन दिनों शैला अपनी माँ के घर रहने के लिए जाती, दादाजी उदास हो जाते और उन दिनों ज़मीनों का चक्कर भी लगा जाते। अक्सर वो शैला से कहते कि अपनी अम्मा के घर रहने के लिए ना जाया करो, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर शैला को खुशी होती और मैं हैरान होता कि दादाजी पर शैला ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो वो उसके बगैर रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। पिछले कई दिनों से दादाजी के पैरों में तकलीफ़ थी और ये बात मुझे शैला ने ही बताई थी। वो हर रात उनके कमरे में तेल की बोतल लेकर जाती और काफ़ी देर के बाद वापस लौट कर आती, और मुझे इस बात पर खुशी महसूस होती कि मेरी बीवी को मेरे दादा की इतनी फ़िक्र है। शैला कितनी ही थकी हुई क्यों ना होती, लेकिन जब तक वो दादाजी के कमरे से होकर ना आती, सोने के लिए ना लेटती, शैला के आने से मेरी ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई थी। माँ बाप की वो कमी जिसने मेरे अंदर एक खला सा पैदा कर दिया था, शैला की मोहब्बत ने उस खला को पुर कर दिया था। कभी कभी मैं सोचता कि अगर दादाजी और शैला मेरी ज़िंदगी में ना होते तो मेरा क्या होता। मेरे माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मैं अपने दादाजी के साथ गांव में रहता था और हमारी अपनी ज़मीनें थीं। दादाजी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को उन्होंने खुद पूरा किया। कुछ लोगों ने उनको शादी का मशवरा भी दिया था ताकि घर में कोई औरत आ जाए,
लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। हमारे पास रुपए पैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप की कमी ने मेरे अंदर अजीब सा एहसास पैदा कर दिया था। मेरे माँ बाप के इंतकाल ने दादाजी को भी सदमे में मुब्तला कर दिया था। अक्सर वो भी मेरे माँ बाप को याद करके रोने लगते। उनकी हालत को देखते हुए मैंने खुद को संभाल लिया था और फिर मैं दादाजी के साथ साथ उनके हर वक्त पास रहने लगा था। कुछ ही दिनों में दादाजी बिल्कुल बेहतर हो गए थे। हम दोनों ने मिलकर हमारी ज़मीनों की देखभाल शुरू कर दी थी। मैंने 10वीं जमात तक गांव में ही तालीम हासिल की और फिर मैं आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन दादाजी मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। हमारे गांव से बाहर एक पीर हजरत रहते थे। दादाजी मुझे उनके पास ले गए। उन्हें बताया कि मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन दादाजी को मेरी बहुत फिक्र है। ये सुनते ही पीर ने काला धागा दिया और कहने लगे कि ये अपने पोते के हाथ पर बांध दे, तेरा पोता हमारी दुआओं की हिफाजत में रहेगा। ये सुनते ही दादाजी खुश हो गए और उन्होंने मेरे हाथ पर काला धागा बांध दिया और मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दी। मैंने दादा से कहा कि धागा बांधने से क्या होगा, लेकिन दादाजी आंख बंद करके उस पीर पर यकीन रखते थे। मैंने दादाजी की खुशी की खातिर धागा बांध लिया था, जबकि मैं जानता था कि उन धागों से कुछ नहीं होता। मैंने शहर आकर अपनी तालीम मुकम्मल की और ज़राअत में ही आला डिग्री लेकर मैं गाँव वापस आ गया। शहर जाने से पहले मैंने दादा से कहा था कि हम लोग शहर चलते हैं और वहीं बस जाते हैं, लेकिन उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं भी उनके साथ गांव में ही बस गया। मेरी तालीम ने हमारी ज़मीनों को सोना बनाने में बहुत किरदार अदा किया था और अब हम पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गए थे। उनको अब हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी और वो गांव की बैठक में बैठते तो हर किसी से यही कहते कि मेरे पोते के लिए कोई अच्छी लड़की दिखा दो। मेरा पोता जवान हो गया है और अब मैं उसके सर पर सेहरा सजाना चाहता हूँ। एक दिन पड़ोस वाले भाई मजीद ने दादा से कहा कि उनकी खालाजाद बहन की बेटी दूसरे गांव में रहती है और वो बहुत ही अच्छी है। अपने ज़मीर बेटे के साथ उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। अगर तुम कहो तो मैं रिश्ते की बात करूं। भाई मजीद बहुत ही अच्छे इंसान थे। दादाजी तो उनकी बात सुनकर खुश हो गए और कहा कि हाँ हाँ ठीक है, रिश्ते की बात करो। और यूँ मेरा और शहले के रिश्ते की बात चल पड़ी। मैंने शादी की पहली रात जब शहला को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो एक 16 साल की कम उम्र लड़की थी, जबकि मैं 28 साल का एक जवान मर्द था। गांव में शादी से पहले लड़का लड़की के मिलने का रिवाज नहीं था, इसलिए मैंने शहला को पहले नहीं देखा था और शर्म के मारे मैंने दादाजी से शहला के बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछा था। शादी की रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो 16 साल की खूबसूरत सी लड़की को बिस्तर पर देखकर हैरान रह गया। उसका गोरा चिट्टा दमकता वजूद बहुत ही पुरकशिश था। मुझे देखकर शहला अपने आप में सिमट गई और उसके चेहरे पर शर्म से लाली बिखर गई। मैं भी शहला को देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका और फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी ही देर में मैं और शहला सारी दूरियां मिटाते हुए एक दूसरे के हो गए। अगली सुबह जब मैं और शहला दादाजी के साथ नाश्ता करने बैठे तो दादाजी की नज़र शहला से हट ही नहीं रही थी। वो हर बात में शहला की तारीफ किए जा रहे थे और शहला का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उस दिन से लेकर आज तक दादाजी हर वक्त शहला की अच्छाई बयान करते। अगर कभी कभार मैं शहला पर गुस्सा भी करता तो वो फ़ौरन ही मुझे डांट देते और शहला को अपने कमरे में ले जाते। मैं अक्सर शहला को ये कहकर तंग करता कि तुमने तो मेरे दादा पर तावीज़ कर दिया है। ये सुनकर वो हंसती कि वो बहुत खुशकिस्मत है जो उसे दादाजी का साथ नसीब हुआ है। दादाजी शहला को अपने साथ गांव घुमाने भी ले जाया करते थे। मुझे ज़मीनों के सिलसिले में गांव से शहर जाना था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो शहला के बगैर अकेले नहीं रह सकते और वो भी मेरे साथ जाने से इनकार कर चुकी थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी मेरे साथ शहर क्यों नहीं जाना चाहती, जबकि गांव की लड़कियों को तो शहरी ज़िंदगी देखने का बड़ा शौक़ होता है। लेकिन वो कहने लगी कि वो दादा के साथ गांव में ही रहेगी। मैं उसको छोड़कर गांव में ही शहर चला गया और जब 1 हफ्ते के बाद शहर से लौटा तो उसने मुझे बताया कि दादाजी के पैरों में 2 दिन से बहुत तकलीफ़ है और वो हकीम से कोई तेल लेकर आए हैं जिसे रोज़ाना रात मैं उनके पैर में लगाती हूँ।
ये कहकर वो तेल लेकर उनके कमरे में चली गई और मैं सोचने लगा कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतनी प्यारी और अच्छी बीवी मिली है। उस दिन के बाद से शहला ने बाकायदगी से रोज़ रात को दादाजी के पैरों की मालिश करना शुरू कर दी। मैं थका हारा बिस्तर पर लेटकर उसका इंतज़ार करता रहता और वो काफ़ी देर के बाद उनके कमरे से लौट कर आती। और जब मैं शहला के करीब होता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि शहला के बदन पर भी तेल लगा हुआ है। एक दो दफ़ा जब यही बात मैंने उससे पूछी तो कहने लगी कि उनके पैरों की मालिश करने के बाद वो तेल वाले हाथों को अपने ही जिस्म से साफ़ कर लेती है। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी नाक के नीचे मेरे ही घर में क्या हो रहा था। उसको दादाजी के पैरों की मालिश करते करते 20 दिन हो गए थे और एक रात जब शहला कमरे में पानी रखना भूल गई तो मुझे पानी लेने के लिए मजबूरन फ्रिज तक जाना पड़ा। और जब दादाजी के कमरे से शहला की चीखने की आवाज़ें सुनी तो मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। दादाजी के बजाय चारपाई पर शहला लेटी हुई थी और दादाजी के दोनों हाथों में तेल था और वो शहला पर झुके हुए उसके पेट पर तेल लगा रहे थे। वो इतने ज़ोर से शहला के पेट पर हाथ फेरे थे कि वो दर्द से चीख रही थी। दादाजी उसे बर्दाश्त करने का कह रहे थे और वो शहला उनकी हर बात मान रही थी। मैं इस तरह शहला के पेट पर दादाजी को मालिश करता देखकर हैरान हो गया था। वो उस पर झुके हुए पूरी तरह मालिश करने में मसरूफ़ थे। जब उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो चौंक गए। मैंने गुस्से से शहला से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने मुझे बताया कि हमारी शादी को 2 साल का अरसा हो गया था, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई थी और दादाजी हमारी औलाद देखने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए जब मैं शहर गया तो दादाजी मुझे लेकर गांव से बाहर पीर साहब के पास गए। पीर साहब ने ये तेल पढ़ कर दिया और कहा अगर दादाजी 1 महीने तक मेरे पेट पर इस तेल की मालिश करेंगे तो मैं हामला हो जाऊंगी और तेल की मालिश भी इतनी ज़्यादा ज़ोर से की जाए कि मुझे तकलीफ़ महसूस हो। लेकिन साथ ही साथ पीर साहब ने यह भी कहा था कि इस अमल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना होगा और 1 दिन का नागा भी नहीं करना होगा। शहला की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं अच्छे से जानता था कि वो एक झूठा पीर है जो लोगों के अकीदों से खेलता है, उनकी कमज़ोरियों और कमियों का फ़ायदा उठाता है और फिर उनसे पैसे वसूल करता है। मैंने दादाजी से पूछा कि आपने इस तेल के बदले में कितने पैसे दिए हैं। उन्होंने मुझसे नज़रें चुराते हुए कहा कि उन्होंने ये तेल की शीशी पूरे 5000 रुपये में ख़रीदी है क्योंकि वो मरने से पहले मेरे बच्चों का चेहरा देखना चाहते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन दोनों की अक्ल पर मातम करूं। मुझे अपने दादा के बारे में सब कुछ अच्छे से मालूम था। अगर मैं अपने दादा से नावाकिफ़ होता तो मैं शहला को फ़ौरन ही छोड़ देता। मैंने दादा से कहा कि आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में औलाद नहीं की होगी, हमें मिल जाएगी। इस तरह किसी के तेल की मालिश से औलाद नहीं होती और आप तो अपनी बहू के पेट पर तेल की मालिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कोई गुनाह नहीं है? मेरी बात सुनकर दादाजी का सर पूरी तरह शर्म से झुक गया। मैं जानता था कि वो गलत नहीं है और ना ही उनके इरादे गलत हैं, बस उनके अकायद कमज़ोर थे जिसका उस बहरूपी पीर ने बखूबी फ़ायदा उठाया। शहला तो मेरे गुस्से की वजह से पहले से ही थर थर काँपने लगी थी। दादाजी ने फ़ौरन कहा कि इसमें शहला की कोई गलती नहीं है और ये सुनते ही बेसाख्ता मेरे हलक से एक ज़ोरदार कहकहा बुलंद हुआ था। उस वक्त भी उन्हें शहला की ही फ़िक्र सता रही थी। दादाजी कह रहे थे कि मैं तो शहला को अपनी बेटी समझता हूँ और इसलिए बस तुम दोनों की खुशी चाहता हूँ। मैंने दादाजी से कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी बहू को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आइंदा आप किसी भी जाली पीर के पास नहीं जाएंगे और अगर आपको मेरी औलाद देखने की इतनी ही ख्वाहिश है तो मैं अगली दफ़ा शहर जाते वक्त आपकी बहू को अपने साथ ले जाऊँगा और वहाँ किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखा दूँगा। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे दादाजी मेरे सामने सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़े हैं। मैंने आगे बढ़कर उनको गले से लगाया। मैंने उनसे कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें, जल्दी हमारे आंगन में भी बच्चे खेलने लगेंगे। मैं शहला का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया था। मैंने उसको बिस्तर पर बिठाकर ये बात अच्छी तरह समझाती थी कि औलाद ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। जब हमारी किस्मत में औलाद होगी हमें मिल जाएगी,
उसके लिए कोई भी बेवकूफ़ाना तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं है। शहला ने मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी। मैंने शहला को इस बात का पाबंद किया था कि वो आइंदा मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।